नमस्ते बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्यपुस्तक इतिहास का तीसरा पाठ अंग्रेजी सत्ता के परिणाम के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से अंग्रेजी जो यूरोप सत्ताएं थी हमारे भारत में संपूर्ण भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। अब उसके बाद कुछ वहाँ की जो शासन प्रणाली थी उसमें उन्होंने कुछ परिवर्तन किया था, जिसमें हमने देखा सहायक सेना जो लॉर्ड वेलेस्ली ने स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद हमने देखा दोहरी शासन व्यवस्था जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और जो पार्लियामेंट में कुछ जो नियम या कानून में कुछ परिवर्तन हुआ था, जिसमें हमने देखा था कि रेगुलेटिंग एक्ट और भारत के विषय में पीठ का कानून और नौकर तंत्र, इन सब व्यवस्था, सेना और पुलिस, न्याय व्यवस्था, अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था के बारे में हमने देखा और इनके दुष्परिणाम के बारे में देखा। तो देखो बच्चों, जब भारत में अंग्रेज व्यापार करने की दृष्टि से आए तो हर क्षेत्र में उन्होंने अपने सैनिकों को तैनात कर दिया था, क्योंकि जो भारत में उन्होंने प्रदेश अपने कब्जे में किया था, जो सभी प्रदेशों पर अपना वर्चस्व स्थापित किया था, उसके सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने बहुत सारे सैनिकों को रखा था। तो अब इन सैनिकों को उन्हें वेतन देना पड़ता था, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने भारत के आर्थिक नीतियों में कुछ परिवर्तन किए। जैसे कि राज्य की जो आय है उसमें बढ़ोतरी करने के लिए इन्होंने आर्थिक नीति में परिवर्तन किया। वैसे तो भारत में अनेक आक्रमण किए थे और कुछ आक्रमणकारी भारत में आकर अस्थायी रूप से बस भी गए थे और इनकी संस्कृतियों में, भारत के संस्कृतियों में घुल मिल भी गए थे और ज़्यादातर आर्थिक व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। लेकिन अंग्रेजों के विषय में ऐसा नहीं था। अंग्रेजी के आने के बाद भारत के आर्थिक नीतियों में बहुत परिवर्तन हुआ। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि किस तरह से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुआ और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था रूढ़ हुई। तो अंग्रेजों ने इसी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को भारत में भी लागू किया, जिसकी वजह से आर्थिक नीतियों में बहुत सारे परिवर्तन हुए। तो देखो बच्चों, आर्थिक जो नीतियाँ हैं वह उसके जो क्षेत्र है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया था। तो सबसे पहले है, जो प्रथम है वह है कृषि क्षेत्र, और दूसरा है औद्योगिक क्षेत्र जो उद्योग धंधे, और तीसरा है परिवहन या संचार माध्यम। इन तीनों के माध्यम से अंग्रेजों ने काफ़ी कमाया था। तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारत में अंग्रेजों की जो आर्थिक नीति है, उन्होंने हमारे भारत की आर्थिक नीतियों में किस तरह से परिवर्तन किया और उसके क्या दुष्परिणाम हुए, वो हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहला जो हमारा आर्थिक नीति का जो पहला क्षेत्र है वह है कृषि। अब कृषि, जैसे कि अंग्रेज जब हमारे भारत में आए तो अंग्रेजों की आर्थिक नीति पढ़ने के पूर्व हम देखेंगे कि हमारे भारत की अंग्रेजों से पहले क्या नीति थी। तो सबसे पहले हम पूर्व की नीति को जानेंगे, तब हम अंग्रेजों की नीति को समझेंगे। तो देखो जो बच्चे, देखो पहले आप समझिए कि जो हमारी भारत की जो आर्थिक नीति है वह कृषि प्रधान है। जो हमारा भारत देश है, जो देहात के लोग हैं वह आत्मनिर्भर थे। तो उसमें सबसे पहले है जो हमारे राज्य का जो आय का स्रोत है वह है लगान व्यवस्था, जिसे हम भू राजस्व कहते हैं। तो ये हमारा पहला है भू राजस्व। आप यहाँ पे देखिए, भू राजस्व लगान विषयक नीति। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे अंग्रेजी शासन के पूर्व की नीति। तो देखो बच्चों, अंग्रेजी शासन के पूर्व की नीति हमारे भारत देश में कैसे थी, किस विषय में, भू राजस्व के विषय में। तो हमारे भारत देश का जो राज्य है उसके आय का प्रमुख स्रोत लगान ही था। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो अंग्रेजी शासन के पूर्व की नीति। तो जो देहात था वह आत्मनिर्भर था, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति खेती से और कुछ उद्योग धंधों से हो जाती थी, और लगान व्यवस्था भी उसी तरह से उन लोग देते भी थे कि अगर पहले ऐसा होता था कि जो लगान था वह फसलों के उत्पादन पर निर्भर करता था कि अगर फसल अच्छी हुई तो लगान देना है, अगर फसल नहीं अच्छी हुई तो लगान में थोड़ा बहुत छूट भी दिया जाता था। और लगान देने का जो समय था वह कोई निश्चित समय पे नहीं दिया जाता था, कोई कड़ाई नहीं था, वो कभी भी दे सकते थे। तो इस तरह की नीतियों का हमारे भारत देश में अंग्रेजों के आने से पूर्व की स्थिति थी। लेकिन जब हमारे भारत में अंग्रेज आ गए तो इस नीति में उन्होंने काफ़ी परिवर्तन
किया। और इसे और अच्छे से समझने के लिए बच्चों आप व्हाइट बोर्ड पे ध्यान दीजिए। देखो यहाँ पे पहला है, देहातों की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर थी। आत्मनिर्भर थी मतलब कि देहात जो था, जो गांव, हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है और यह कृषि से उत्पादन, फसलों से ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। इसे हम कहते हैं देहात की जो अर्थव्यवस्था है वो आत्मनिर्भर थी। दूसरा है, गांव की आवश्यकताएं कृषि एवं अन्य उद्योग धंधों द्वारा गांव में ही पूरी हो जाती थी। मतलब इनको उद्योग धंधे और गांव में जो कृषि होता था, जो फसल होता था, उसी से ही अपनी आवश्यकताएं पूरी करते थे। अब भू राजस्व राज्य का प्रमुख स्रोत था। जो भू राजस्व था वो राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। मतलब जो भू राजस्व, इसे हम लगान कहते हैं, ये लगान के द्वारा जो पैसा आता था वह राज्य के पास जाता था और यही इसका मुख्य स्रोत था। अब फसलों की पैदावार के अनुसार लगान निर्धारित किया जाता था। लगान मुख्यतः अनाज के रूप में लिया जाता था। लगान जो था वह किसके रूप में लिया जाता था बच्चों? अनाज के रूप में, कि अगर हमें लगान भरना है तो हम अनाज भी दे सकते थे। लेकिन जब हमारे भारत देश में अंग्रेजों का शासन हुआ तो उन्होंने हमारे भारत देश में कुछ आर्थिक नीतियों में परिवर्तन किया और उन्होंने कैसे लगान लेना शुरू किया? क्योंकि उनको राज्य की आय को बढ़ाना था, क्योंकि उनके पास बहुत सारे सेना थे, उनको वेतन देना था। इससे राज्य की आय में वृद्धि करने के लिए इन्होंने आर्थिक नीतियों में काफ़ी परिवर्तन किया। तो सबसे पहले इन्होंने लगान जो निर्धारित किया भूमि की क्षेत्रफल के अनुसार। जिनके पास ज़्यादा भूमि है वो ज़्यादा लगान इकट्ठा देंगे राज्य को, और जिनके पास कम है वो कम देंगे। तो कभी भी ऐसा भी होता था कि भूमि होने के बावजूद भी फसल की पैदावार अच्छी नहीं होती थी, फिर भी उन्हें लगान उतना ही देना पड़ता था। और यह जो थे अंग्रेज जो थे वह लगान में छूट नहीं करते थे, वो लगान नकद रूप में लेते थे, मतलब पैसा के रूप में। भारतीय हमारे कैसे करते थे कि अगर हमें लगान भरना है तो हम उसके बदले में हम अनाज भी दे सकते थे। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद ये पद्धति में परिवर्तन हुआ और वह नकद रूप में लगान इकट्ठा करने लगे। इससे क्या हुआ, जो किसान थे वो अपनी फसल के जो अनाज थे उसको वो बेचते थे, बेचकर पैसा लेते थे नकद रूप में, फिर अंग्रेजों को वो लगान के रूप में देते थे। तो इसमें क्या होता था, अंग्रेजों का शोषण होता था। जो जमींदार, साहूकार, अड़तिया, जो दलाल होते हैं वो इनका शोषण करते थे। जो फसल होता था उसका कम दाम देकर इनसे लेते थे, उन्हें पैसा देते थे। तो इससे किसानों का शोषण होता था। और कभी भी अगर वे समय से, हमारे जो किसान हैं, भारतीय किसान हैं, वो समय से अगर लगान नहीं भर पा रहे हैं, और इसके लिए अंग्रेजों ने कड़ाई कर दी थी कि आपको लगान निश्चित समय में ही देना है। अगर ये देने के लिए ये क्या करते थे, अपनी जो जमीन थी वह जमींदार के पास गिरवी रख देते थे। गिरवी रखने के बाद जो पैसा पाते थे उसे वो लगान के रूप में भरते थे। तो ऐसे में क्या होता था, यदि किसान, कोई भी किसान जमींदार को सही समय पे अपना पैसा देकर अपनी खेत नहीं छुड़वाता था तो ऐसे में जो जमींदार था वह खेत को ले लेता था। तो ऐसे क्या होता था, जो हमारे किसान थे वो कर्जदार बनते जा रहे थे। इस तरह से अंग्रेजों ने हमारे भारत देश के किसानों का शोषण किया। इसे और अच्छे से समझने के लिए आप व्हाइट बोर्ड पे ध्यान दीजिए। अंग्रेजी शासन की नीति। तो देखो बच्चों, ये हमारे जो हमने देखा कि अंग्रेजी शासन के पूर्व की नीति, मतलब हमारे देश में जब अंग्रेजों का शासन नहीं था उसके पहले हमारी आर्थिक नीति किस तरह से थी। और दूसरा है अंग्रेजी शासन की नीति। तो उसमें देखो, पहला, भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार, मतलब भूमि कितना है उसके क्षेत्रफल के अनुसार लगान का निर्धारण किया जाने लगा। जब अंग्रेज आए तो वो किस तरह से लगान लेने लगे, भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार। जिनके पास ज़्यादा भूमि है वो ज़्यादा लगान इकट्ठा मतलब देंगे। दूसरा है लगान नगद राशि के रूप में और निश्चित समय में अदा करना तय किया। इन्होंने किस तरह से लगान लिया, नगद रूप में, मतलब पैसे के रूप में। और हमारे जब अंग्रेज हमारे देश में शासन नहीं कर रहे थे उसके पहले हमारे जो किसान थे वो किस रूप में लगान भरते थे, अनाज के रूप में। लेकिन ये क्या करते थे, नगद रूप में लेते थे और निश्चित समय में, जो तय किया गया समय है उसी समय में यह लगान लेते थे। अगर कोई भी लगान नहीं देता था तो जो अंग्रेज थे वो किसानों की जमीन को जब्त कर लेता था, हड़प लेता था। तो देखिए, अलग अलग स्थानों पर राजस्व इकट्ठा करने, यहाँ पे
अंग्रेजों ने अलग अलग जगह पर अलग अलग पद्धतियों से लगान इकट्ठा करने लगे। अब देखो इससे क्या हुआ, किसानों का शोषण होता गया, मतलब किसान जो थे वो गरीब होते गए, उनका शोषण होता गया। इस तरह से अंग्रेजों की यह नीति थी आर्थिक नीतियों के अंतर्गत। अब देखो बच्चों, हम अगला देखेंगे नई भू राजस्व व्यवस्था के दुष्परिणाम। अब इसके दुष्परिणाम क्या है, तो देखो बच्चों, दुष्परिणाम मतलब उसके क्या बुरा प्रभाव हमारे भारत देश पर पड़ा। जैसे कि हमने देखा कि जो अंग्रेज थे वह लगान कैसे इकट्ठा करते थे, भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार। मान लो अगर किसी वर्ष फसल नहीं हुआ या कुछ कारणवश हम फसल पैदा नहीं करते, फिर भी हमारे किसानों को अंग्रेजों को लगान देना पड़ता था। और अगर निश्चित समय में हम लगान नहीं भर पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, तो उसमें क्या होता था कि अंग्रेज जो थे वह हमारी जमीन जब्त कर लेते थे और कोई भी छूट भी ये लगान में नहीं देते थे। तो इसके कुछ दुष्परिणाम है जिसे आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो पहला है बच्चों, नकद राशि के रूप में लगान भरने के लिए किसान उस राशि के बराबर फसल बेचने लगा। जैसे कि किसान जब अंग्रेज हमारे भारत में आए और उन्होंने नई आर्थिक नीति का प्रयोग किया, तो उस समय उन्होंने क्या कहा था कि नकद जो राशि के रूप में हमें लगान देना है। तो अब क्या किसानों के पास एक ही ऑप्शन है कि अपने अनाज को बेचेंगे और उस बेचे हुए से हमें जो पैसा मिलता है उसे हमें लगान के रूप में भरना है। तो इससे इनके दुष्परिणाम क्या हुए कि हम जो साहूकार, जमींदार और अड़तिया जो दलाल थे, इससे कम दाम पर इनके अनाज को खरीदते थे और इन्हें कम पैसा देते थे, जिससे इनका शोषण होता था। तो देखिए यहाँ पे जो व्यापारी और आड़तिये मतलब होता है दलाल, जो दुकानदार होते हैं, उचित दामों से भी कम दाम में फसल खरीदते थे। अब इन्हें खरीदते थे जिसकी वजह से इनका क्या होता था, शोषण होता था। और लगान भरने पर किसानों को अपना खेत गिरवी रखना पड़ता था। अगर मान लो कोई भी किसान समय पर लगान नहीं भरता है तो उनके खेत को जब्त कर लेना पड़ता है या गिरवी रख के भी पैसा लेते थे। और सही समय पे अगर पैसा वो नहीं दे पाते थे तो उनकी जो जमीन थी वो जब्त भी कर ली जाती थी। और अगला क्या है, सरकार, जमींदार, साहूकार और व्यापारी किसानों का शोषण करते थे। इससे जो व्यापारी था, जो सरकार थी, जो जमींदार थे, वो किसका शोषण करते थे, किसानों का शोषण करते थे। अब देखो बच्चों, अगला है कृषि का व्यापारीकरण। व्यापारीकरण मतलब हम कृषि के साधनों का व्यापार करते हैं। तो हमारे भारत में जब अंग्रेजों का शासन नहीं था, उस समय जो हमारे भारत के जो किसान थे वो खाद्यान्न के फसलों का उत्पादन करते थे। खाद्यान्न के फसलों का मतलब होता है गेहूँ, चावल, अनाज जो होता है, और उसी से वो अपनी उपजीविका चलाते थे। इसीलिए कहा जाता है कि हमारा भारत देश जो देहातों में बसता है वो आत्मनिर्भर होता था। लेकिन जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन हो गया तो उन लोग किसानों को जबरदस्ती नील, कपास, चाय, तंबाकू जैसे फसलों, नगदी फसल का उत्पादन करने को प्रोत्साहन दिए और इससे उन्हें ज़्यादा पैसा प्राप्त होता था। और इसे ही हम क्या कहते हैं, व्यापारीकरण। क्योंकि जो व्यापारी थे, जो साहूकार थे, तो इनका उद्देश्य होता था ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना। तो इसे हम क्या कहते हैं, व्यापारीकरण। क्योंकि लोग जो भी है वो ज़्यादातर नकदी फसल को प्रोत्साहन देने के कारण लोग वही फसल उगाते थे क्योंकि उनको उचित दाम मिल जाता था। और अंग्रेज हमारे जो भारत देश में इसी उद्देश्य से आए भी थे कि व्यापार करने के उद्देश्य से हमारे भारत देश से कच्चा माल लेकर ये अपने जाते थे अपने यहाँ लेकर। तो जो कपास है, जैसे कि कपास कच्चा माल है और ये अपने यहाँ लेके जाते, उससे कपड़ा बनाते थे, तो इससे इनकी कमाई ज़्यादा अच्छी होती थी, इन्हें लाभ होता था। इसलिए इन्होंने किस फसल को उगाने पर प्रोत्साहन दिया, नगदी फसल। इसके अंतर्गत कौन कौन से फसल उगाते थे, नील, तंबाकू, चाय जैसे फसल उगाते थे। तो इसे हम क्या कहते हैं, कृषि का व्यापारीकरण। देखो, घरेलू एवं गांव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसान खाद्यान्न की फसल उगाता था। हमारे देश में अंग्रेजों के शासन के पूर्व की अवस्था ये स्थिति थी कि जो हमारे किसान थे वो कौन से फसल को पैदा करते थे, खाद्यान्न। मतलब खाद्यान्न जैसे गेहूँ, चावल, इससे, और ये इससे क्या होता था, वो अपनी ज़रूरतों को पूरा भी कर लेते थे। लेकिन जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजी सरकार कपास, नील, तंबाकू तथा चाय जैसी नकदी फसलों की खेती को प्रोत्साहन देने लगी
अब प्रोत्साहन देने के कारण जितने भी लोग थे व्यापारी इसी की खेती करने लगे। देखो, खाद्यान्न फसलों की अपेक्षा अधिक लाभ देने वाली व्यापारी नगदी फसलों पर जोर दिया जाने लगा। यही कारण है कि खाद्यान्न फसलों की अपेक्षा हमारे भारत देश के जितने भी व्यापारी हैं किस पर जोर देने लगे, नगदी फसल को पर जोर देने लगे। तो ये था हमारे कृषि का व्यापारीकरण। अब अगला है अकाल। देखो बच्चों, हमारे भारत देश में 1860 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी के बीच भारत में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। तो अकाल के समय भी हमें पानी नहीं मिलता था। जैसे कि अकाल पड़ जाता है तो भी जो अंग्रेज थे वो किसानों से लगान वसूलते थे। तो ऐसी स्थिति में हमारा भारत देश के किसानों का शोषण होता था और अंग्रेजों ने यह अकाल निवारण हेतु कुछ भी काम नहीं किया था। तो देखो बच्चों, आज की कक्षा में हम बस इतना ही पढ़ेंगे कि अंग्रेजों की आर्थिक नीतियाँ कौन कौन सी। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारे अंग्रेजों के आने से पूर्व की हमारी आर्थिक स्थिति कैसी थी और अंग्रेजों के आने के बाद हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति कैसी रही और उसके दुष्परिणाम क्या हैं, कृषि का व्यापारीकरण क्या है और अकाल क्या है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। तो आज की कक्षा के अनुसार आपको यह गृह कार्य दिया जाता है बच्चों कि जितने भी व्हाइट बोर्ड पे लिखे गए हैं कि अंग्रेजी शासन के पूर्व की नीति, अंग्रेजी शासन की नीति और नई भू राजस्व व्यवस्था के दुष्परिणाम, कृषि का व्यापारीकरण, आपको इन सभी पॉइंट को याद करना है और अपने इतिहास की नोटबुक में लिखना है। शुक्रवार और शनिवार को आपको अपने ग्रुप में भेजना है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।